वेलकम बैक टू माय क्रैश कोर्स। आज मैं डिस्कस करूंगा लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर वाइज थ्योरी आपके कंप्लीट हो गया और थ्योरी कंप्लीट करने का साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। जितना मेरा तरफ से हो सके मैं उतना डिटेल में हर एक चैप्टर को आप लोगों को समझाया हूं। एकदम बेसिक से एडवांस तक हर एक चैप्टर का थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हूं। मैं खुद नोट्स बनाया हूं, किसी बुक से डायरेक्टली मैं उठाकर आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं। मेरा पास लगभग 5 से 7 बुक है। कोई भी चैप्टर के नोट्स बनाना होता है तो मैं सबसे पहले 5-6 जो भी बुक्स है उसी चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ता हूं और जब नोट्स बनाता हूं तो जो भी लाइन हमें अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक हमें अच्छा लगता है, जो भी पॉइंट हमें अच्छा लगता है, मैं उठाकर लेके आता हूँ और खुद टाइप करता हूँ आप लोगों के लिए और फिर एक स्पेशल नोट्स बनाता हूँ जिससे आपके एकदम बेसिक से एडवांस तक कवर हो जाता है। कोई भी चैप्टर बोलिए, अगर मेजरिंग टूल भी बोलिएगा, अगर फोर्जिंग भी बोलिएगा, हर एक चीज में डिस्कस किया हूँ। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, हीट ट्रीटमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, लैपिंग, होनिंग, पावर ट्रांसमिशन चैप्टर, गियर, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, कपलिंग, क्लच, जितने डिटेल में हो सके मैं हर एक चैप्टर के थ्योरी में कंप्लीट किया हूं। देखिए अभी के टाइम टोटली चेंज हो गया है। हम लोगों का जब टाइम था 2020 में और अगर हम देखें तो 2023 तक एमसीक्यू पढ़कर ही काम चल जाता था, एमसीक्यू रटने से काम हो जाता था। लेकिन अभी 2024 से आप पेपर देख लीजिए, किसी भी एग्जाम का एनालिसिस वीडियो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एमसीक्यू जो आप पढ़कर जाते हैं निम्मी, एशियन पब्लिकेशन या रॉयल पब्लिकेशन से डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तब आप आंसर कर पाएंगे जब आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी टॉपिक से आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब एमसीक्यू पढ़कर जाइए। नॉर्मली देखिए टीसीएस अभी आरआरबी, एएलपी के सीबीटी 2 पार्ट बी का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो एमसीक्यू अब पढ़कर जाता है ना उससे नहीं पूछा है। बहुत तकलीफ हुआ है क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट सब जहां से भी थ्योरी कोर्स लिए हैं, थ्योरी पढ़े तो ठीक है, जिसने भी एमसीक्यू पढ़कर गए बहुत दिक्कत हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखिए इस बार भी आपके एमसीएल का पेपर टीसीएस कंडक्ट करने वाले हैं तो आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको थ्योरी एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के एकदम कोई भी एकदम कोने कोने आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। सब आपको जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एमसीक्यू पे आना है। अब एमसीक्यू तो मैं वीडियोस डिस्कस करता हूँ। एमसीक्यू वीडियो बनाना तो बहुत इजी होता है। अब चैप्टर वाइज वीडियो बनाने में हमें तकलीफ होता है। पहले नोट्स बना, नोट्स एक चैप्टर का नोट्स बनाने में मेरे को 5 दिन टाइम लग जाता है और पढ़ाने में हमको 1 दिन में पढ़ाना हो जाता है। और एमसीक्यू बोले तो एमसीक्यू तो मैं एक ही क्लास में या 2-3 क्लास में, मैक्सिमम 2-3 क्लास में सब एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन एमसीक्यू पढ़कर जाएंगे फिर आप आके बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें कॉमन नहीं आया, क्योंकि आप उतने ही पढ़कर जाएंगे। तो आपको अगर सच में एमसीएल के लिए पढ़ना है, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अभी देखिए, पहले जैसे आपको नॉर्मली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है द हार्डनेस ऑफ फाइल इज, फाइल की कठोरता कितना होता है, तो फाइल की कठोरता होता है 60 HZ। आप लोग इसका आंसर जानते हैं। अभी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइल इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसके फाइल इज हार्डन एंड टेम्पर्ड, हार्डन और टेम्पर्ड होता है। ओनली टैंक पोर्शन इज लेफ्ट सॉफ्ट, टैंक पोर्शन को सिर्फ नरम रखा जाता है। ओके, और फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस, फाइल यूज किया जाता है वर्कपीस से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए। तो अब जाके पूछेगा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हार्डनेस ऑफ
फाइल, फाइल के अप्रोक्सीमेट हार्डनेस कितना। देखिए क्वेश्चन को कितना बड़ा किया, क्वेश्चन ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आपको जो पहले मिल जाता था कि व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ फाइल, अब ऐसे नहीं पूछा जाता। आपको थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप सेंटेंस आपको दिया जाता उसके बारे में, उसके बाद लास्ट में जाकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। बाकी थी अगर लिमिट फिट बीआरडिंग में जाएंगे आप, या जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है 4G, तो वो तो आपको बताएगा पहले डिस्क्रिप्टिव मोड में, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सीट मेटल से। तो आपको देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, उसके बारे में जब आपको आइडिया होगा तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा। जो भी स्टूडेंट एनसीएल और एनपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है और बहुत अच्छा से हर एक चैप्टर के थ्योरी को कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से एडवांस तक क्लियर किया गया है। देखिए अभी एनसीएल का मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं। टेक्नीशियन फिटर पोस्ट के लिए मैं लॉन्च किया हूं और टर्नर के लिए भी है। जिसने एनपीसीएल टर्नर और फिटर में फॉर्म अप्लाई किया है उन सब के लिए भी कोर्स है। अभी मैशिनिस्ट के लिए, मैशिनिस्ट के जो स्पेशल चैप्टर्स है वो अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। ओके, देखिए आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, रिकॉर्ड फॉर्म में हर एक क्लास आपको मिलेगा। ट्रेड थ्योरी इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चैप्टर का क्लियर किया हूं। इसमें मैथ्स की क्लास रहेगा, जीए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की आपको क्लास मिलेगा। बहुत अच्छा क्लास है, जिसने भी देखा है वो जानते हैं कि कितने बढ़िया से मैं हर एक जीके का क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज जीके क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर मिसलिनियस जीके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और रीजनिंग का भी क्लास मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। देखिए एनपीसीएल के लिए रीजनिंग नहीं होता है, तो आप लोगों के लिए साइंस है, तो आपको साइंस का भी क्लास मिल जाएगा। ओके, देखिए इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे एनपीसीएल स्टूडेंट को स्टेज 1 और स्टेज 2 का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आप जानते हैं स्टेज 1 के 50 सेट मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर। कोई स्टूडेंट अगर चाहता है तो उसको अलग से बाय कर सकते हैं। जिसको कोर्स एनरोल नहीं करना है वो अलग से स्टेज 1 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। 50 सेट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, हर एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा। ओके, जैसे एग्जाम में फॉर्मेट है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। और स्टेज 2 का भी मॉक टेस्ट मिलेगा। एनपीसीएल फिटर के लिए अलग मॉक टेस्ट, टर्नर के लिए अलग मॉक टेस्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हर एक चैप्टर के थ्योरी तो आपको मिलेगा। थ्योरी पढ़ने से तो सब हो नहीं जाता। थ्योरी में हमने कोशिश किए, मैक्सिमम हद तक कोशिश किए कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने का, कि क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभी हो जाता है कि देखो नोट्स बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाता है, मतलब वो थ्योरी में अगर डिस्कशन नहीं हो पाए तो एमसीक्यू क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। जैसे देखिए आज मैं लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के जितना थ्योरी क्लास में मैं आप लोगों को समझाया हूँ वो आप लोग के लिए क्लियर हो गया, और आज की क्लास में भी देखिएगा आपको काफी सारा नया क्वेश्चन मिलेगा। ओके, वो आपके कवर हो जाता है कि जो आप पढ़े हैं वो तो आपके कवर हुआ, और जो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिला है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हूँ। मतलब क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बचता ही नहीं है, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कवर हो जाएगा आपको थ्योरी, आपके थ्योरी और एमसीक्यू क्लास में। फुल कंसेप्ट आपको क्लियर इसमें किया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जैसे आप देखिएगा आज का क्लास का कैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और थ्योरी का तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कैसा कोर्स है। जिसने भी वीडियो देखा पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, अगर आप चाहते तो रिव्यू भी मैं यूट्यूब में आप लोग के लिए पोस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन लिमिट साइज एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड। सीमा आकार और मूल आकार के बीच का अंतर को क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है लिमिट साइज कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए लिमिट ऑफ साइज इज ऑफ 2 टाइप, लिख लीजिए लिमिट ऑफ साइज इज ऑफ 2 टाइप्स।
एक है मैक्सिमम लिमिट, जिसे हम लोग अपर लिमिट या हाई लिमिट कहते हैं, और सेकेंड मिनिमम लिमिट, या इसे हम लोग लोअर या लो लिमिट कहते हैं। ओके, तो देखिए आप सब स्टूडेंट जानते हैं, अगर हम लोग अपर लिमिट से बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है अपर डिवीजन। अपर डिवीजन, ओके। आप ये भी जानते हैं लोअर लिमिट से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो ये होता है लोअर डिवीजन, मतलब निचले विचलन। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें हम अपर लिमिट से बेसिक साइज को जब माइनस कर रहे हैं तो हमें अपर डिवीजन मिल रहा है, लोअर लिमिट से जब बेसिक साइज को माइनस कर रहे हैं तो लोअर डिवीजन मिल रहा है। तो इसमें बोला है लिमिट साइज से बेसिक साइज को माइनस करना है। तो देखिए ओनली लिमिट साइज से अगर बेसिक साइज को आप माइनस करते हैं, उसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट कुछ नहीं बोला है, आपको सिर्फ बोला है कि लिमिट साइज से बेसिक साइज को माइनस करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज। इसका वैल्यू क्या होता है, ये आपके देखो अपर लिमिट से माइनस करे इसलिए अपर डिवीजन, लोअर लिमिट से माइनस करे इसलिए लोअर डिवीजन। इसमें ओनली लिमिट साइज से आपको बेसिक साइज माइनस करने के लिए बोला, तो इसमें ओनली हो जाएगा आपका डिवीजन। ओके, तो जब आपके लिमिट अपर होगा तो ये आपका अपर डिवीजन, और जब आपके लिमिट लोअर होगा तो उसके लोअर डिवीजन होगा। ओके, तो देखिए लिमिट सब साइज टू टाइप्स होता है, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये आपको समझ आ गया। तो लिमिट साइज से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो इसे हम लोग डिवीजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विचलन। ओके, डिवीजन भी टू टाइप, एक अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। ओके, देखिए एक चीज आपको समझ आ गया है, बेसिक साइज क्या होता है। बेसिक साइज वो होता है जो एक्चुअली थ्योरेटिकल होता है, मतलब जो ड्राइंग में दिया जाता है, जिसके बेसिस पर डिवीजन दिया रहता है। देखिएगा ड्राइंग पर कोई भी अगर एक ड्राइंग ऐसे दिया गया है तो इसमें कुछ अगर साइज दिया है 25 सोचिए प्लस माइनस 0.02। ओके, तो इसमें देखिए ये जो बेसिक साइज इससे हम लोग कहते हैं जिसके आधार पर डिवीजन दिया रहता है। डिवीजन आपका क्या है, प्लस 0.02 और माइनस 0.02। तो बेसिक साइज वो साइज होता है जिसके आधार पर डिवीजन दिया रहता है। तो डिवीजन मतलब अपर डिवीजन लोअर डिवीजन। तो देखो बेसिक साइज हम लोग किसे कहेंगे, 25 को कहेंगे, कहीं आपको 30 प्लस 0.3 माइनस 0.1 ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, तो देखो एक डिवीजन है और जिसके बेसिस पर दिया है वो बेसिक साइज है। ओके, जो बड़ा वैल्यू होगा वो आपके अपर डिवीजन हो जाएगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो हमेशा लोअर डिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीट्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू द BIS सिस्टम। BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, DARDS स्टैंडर्ड सिस्टम। कभी कभी स्टैंडर्ड दिया रहता है, देखो स्टैंडर्ड्स होता है। एक बार इसरो में एक क्वेश्चन पूछा गया था BIS का फुल फॉर्म क्या है, उसमें दो ऑप्शन था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो लास्ट में एस होता है, ये चीज आप
याद रखिए। ओके, क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा फीट BIS प्रणाली के अनुरूप नहीं है। देखिए फीट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 25H8/G7, 25G7H8 ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। 25H8-G7 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 40H8f6 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए फीट मतलब क्या, हमेशा आपके होल और सेफ्ट के बीच में आपके फीट होगा। कोई भी पार्ट्स होगा हम लोग एक को मानेंगे होल मतलब फीमेल पार्ट और सेफ्ट होगा आपके मेल पार्ट। ओके, तो इन दोनों के बीच में जब फीट होगा तो हमेशा देखो होल को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेफ्ट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में देखो, इन तीनों में देखो, इसमें H है मतलब एक होल को डिनोट करना है, स्मॉल लेटर है मतलब सेफ्ट को डिनोट करना है। मतलब इसमें देखो सेफ्ट भी है होल भी है। इसमें देखो कैपिटल H है मतलब होल है और इसमें स्मॉल g मतलब होल सेफ्ट दोनों है, तो इसमें फिट होगा। इसमें देखो कैपिटल H स्मॉल f, तो देखो इसमें भी देखो अब होल और सेफ्ट हो रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में देखिए G7 स्मॉल G7H8 ये भी आपकी सेफ्ट है और ये भी आपकी सेफ्ट है। सेफ्ट और सेफ्ट के बीच में कैसे फिटिंग होता है, कभी होता है तो फिट लिखने का एक कोई प्रणाली होता है, कोई प्रणाली नहीं। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि BIS प्रणाली के अनुरूप नहीं है कौन सा फिट। ओके, तो देखिए इस तरह से हम लोग फिट को कभी भी लिखते नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, ऐसे अगर आपको दिया है और इसमें अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज 25 या व्हाट इज 25 डिनोट्स। 25 है आपके बेसिक साइज, 25 है बेसिक साइज। ओके, कैपिटल H होता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल के लिए मौलिक विचलन। और 8 ये आपका होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर होल। ओके, G स्मॉल g इसका मतलब होता है या ये इंडिकेट करता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर सेफ्ट के मौलिक विचलन। और 7 ये जी के साथ है मतलब ये आपके सेफ्ट के लिए है, तो ये आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर सेफ्ट। ओके, सेफ्ट के लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ये 4 चीज आप याद रखिए, 5 चीज बेसिक साइज को लेके 5 चीज आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये तो मैं आपको MCQ डिस्कस करके समझा रहा हूँ। MCQ से जब कोई भी टॉपिक आएगा उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी के 3 क्लास में प्रोवाइड किया हूँ। 3 क्लास का अगर लेंथ आप देखते हैं लगभग 1.5 घंटा करके लेंथ है, तो 4 से 4.5 घंटा का वीडियो है। उसमें हम पूरे चैप्टर के थ्योरी के बारे में डिस्कस किए, मतलब एकदम बेसिक से शुरू किए। व्हाट इज मास प्रोडक्शन, व्हाट इज सिलेक्टिव असेंबली, व्हाट इज नॉन सिलेक्टिव असेंबली, इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, उसके बाद बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, लिमिट्स ऑफ साइज, टॉलरेंस, अलाउंस, फिट, इन सब चीज के बारे में डिस्कस हुआ। उसके बाद इससे जो भी कैलकुलेशन होता है उसके बारे में भी मैं आपको समझाया। बहुत मेहनत किया हूँ थ्योरी में, इसीलिए कोर्स का प्राइस है 1499। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप बहुत ज्यादा प्राइस रखे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आपके बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपको ऐसे लगता है तो अब मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, देखिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता। कभी आपको लगता है कि आपके जो भी बजट है या आपके बजट फ्रेंडली नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले 2 साल हो गया है ऑलरेडी,
2.5 साल हो रहा है, अभी भी कंटिन्यूअस मेरा इसमें एफर्ट चल रहा है, इसमें मेरा मेहनत चल रहा है। तो 2.5 साल से अभी कंटिन्यूअस मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, हर एक चैप्टर को उतनी मेहनत से मैं आप लोग के लिए पढ़ाया हूँ। जिसने कोर्स लिया है उसको पता है कि मैं किस तरह से थ्योरी क्लास को कंप्लीट किया हूँ। आप किसी भी जगह से आप थ्योरी पढ़े हैं या आप कॉलेज से भी पढ़े हैं, आपको इतना डिटेल में, इतना कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको 100% गारंटी देकर बता रहा हूँ, 100% गारंटी देकर बता रहा हूँ, आपको कोई भी इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। किसने लिया है उसी से आप पूछ सकते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी बोला, हमेशा मेरा एक ही टारगेट है, ज़्यादा स्टूडेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट आए 20, 30, 50 मैक्सिमम, उतना ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतने को मैं बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, उसको मैं नॉन टेक्निकल भी पढ़ाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉन टेक्निकल को जो भी क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग, जी के पूछा जाता है, उस हिसाब से साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपको अगर लगता है बजट ज़्यादा है तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको आप देखिएगा काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल में आपको पढ़ाया जाता है। 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, 700 रुपीज़, 1000 रुपीज़ आपको पढ़ाया जाता है। आप किसी भी जगह से पढ़ सकते हैं, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको चैप्टर क्लियर होने से मतलब है, आपको ये देखने का जब इच्छा नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन जो भी स्टूडेंट इसमें आएगा मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसमें 100% सेटिस्फाई होंगे जिस तरह से इसमें आपको पढ़ाया गया है। आपके थ्योरी में प्रॉब्लम है, सब आपके क्लियर हो जाएगा। और एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरनल कॉम्बसन इंजन, आईसी इंजन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर को परफेक्टली कंप्लीट किया गया है ऐप पर। आईसी इंजन के बारे में डिटेल में 5 क्लास प्रोवाइड किया गया और एक क्लास बाकी है वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। ओके, आईसी इंजन आपके कंप्लीट और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी 2 क्लास मैं अपलोड किया हूं और बाकी 2 क्लास है वो भी अपलोड करूंगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, आपको फिटेड थ्योरी के लिए कोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको आईसी इंजन कितने डिटेल में पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, आईसी इंजन का एमसीक्यू कितना डिस्कस कर रहे हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आईसी इंजन से मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको बेसिक पोर्शन पढ़ना है, लेकिन आईसी इंजन का बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी आपको पढ़ना है। तो इंजन के क्लासिफिकेशन, पार्ट्स, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कशन किया हूँ। तो आप लोग अभी ज्वाइन होकर उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए एकदम पूरा न्यू चैप्टर है। जो भी फिटेड स्टूडेंट है, आईसी इंजन के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते, आपके नॉलेज एकदम जीरो है, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोग के लिए लगभग नया चैप्टर है, तो इसको भी पहले से अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके बार बार क्लास को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, क्योंकि इंजन देखिए छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता, इंजन के काफ़ी लंबे चौड़े इसमें इसके टॉपिक्स है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल्स, व्हीकल्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ऐप पर वो वीडियो मिल जाएगा, एमसीक्यू वीडियो होगा, एमसीक्यू वीडियो भी रहेगा और डिटेल वीडियो भी रहेगा। इंजन के जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोग के लिए डिस्कशन करूंगा। देखिए, मैं आप लोग के लिए क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एनसीएल स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, उसको एटलीस्ट जानना चाहिए कि कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और अगर नोट्स की बात करें, देखिए एनसीएल के लिए आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। मैक्सिमम 20 सेट आपको फुल मॉक टेस्ट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। 20 सेट फुल मॉक टेस्ट, जैसे एग्जाम में आप लोग बैठते हैं और एग्जाम देते हैं, वैसे एग्जाम पैटर्न मेंटेन करके आपको पूरा पेपर को बनाया जाएगा। ओके, वो भी आपके मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। नॉर्मली आप जानते हैं किसी भी एग्जाम होता है उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूँ, और वो टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाएगा। इसको अलग से जो कोर्स में एनरोल नहीं होगा वो टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, देखिए अभी एमसीक्यू के भरोसा में आप जाएंगे तो आप इस बार भी फेल होंगे,
क्योंकि एमसीक्यू से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और तभी आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फीट स्पेसिफिकेशंस 30HS G6 कॉरेस्पॉन्डेंस टू फॉलोइंग। देखिए, फीट विनिर्देश 30H7 G6 निम्नलिखित में से मेल खाता है। तो देखिए, इसमें जो फीट स्पेसिफिकेशन दिया है इसके एक एक जैसे आपके नंबर इसके क्या इंडिकेट करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। एज क्या इंडिकेट करता है, 7 क्या इंडिकेट करता है, स्मॉल g स्मॉल 6 क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, कैपिटल एज जब आपके है तो ये आपके हो जाएगा होल बेसिस सिस्टम। ओके, अगर स्मॉल रहता सामने तो वो आपका सेफ्ट बेसिस सिस्टम। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, होल बेसिस सिस्टम क्या है, जब भी आप फीड करते हैं तो उसमें एक होल रहेगा और एक सेफ्ट रहेगा। तो होल बेसिस सिस्टम में हम लोग होल के साइज को पहले परफेक्ट बना लेते हैं, जो भी आपको ड्राइंग में डायमेंशन बोला गया परफेक्ट बनाते हैं, और होल उसके बाद होल के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग सेफ्ट के साइज को कम ज़्यादा करते, वेरी करते। मतलब होल के साइज जब हम लोग परफेक्ट बना लेते हैं उसके बाद होल को हम लोग कंस्टेंट रखते हैं, उसके साइज को हम लोग और चेंज नहीं करते, वो कंस्टेंट कर देते उसके साइज। और जब आपको फिट करना है फिर होल के साइज के अकॉर्डिंग सेफ्ट के साइज को वेरी करना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस तरह से आपको फिट चाहिए। अगर आपको क्लियरेंस फिट चाहिए तो सेफ्ट आपको छोटा कर लेना पड़ेगा होल से। अगर आपको इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो होल के डायमेंशन से ज़्यादा आपको डायमेंशन बनाना पड़ेगा सेफ्ट का। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो ये आपके होल बेसिस सिस्टम। और सेफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सेफ्ट के साइज को पहले परफेक्ट बना के उसको कांस्टेंट रखते हैं और सेफ्ट के साइज के अकॉर्डिंग होल के साइज को हम लोग बनाते हैं। अगर दोनों में से अगर हम लोग देखें कौन सा बेस्ट प्रोसेस है, होल बेसिस सिस्टम बेस्ट प्रोसेस है और यही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, होल एक इंटरनल पोर्शन होता है, इसमें आपको फाइलिंग करना, इसके साइज को परफेक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेफ्ट के साइज आप बना लीजिए ना। सेफ्ट तो आउटर डायमेंशन है और आराम से वो तो आप लोगों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता। आउटर डायमेंशन में आप आराम से उसको टर्निंग वगैरह करके फिनिशिंग कर सकते हैं, उसका परफेक्ट डायमेंशन में बना सकते हैं। इसीलिए होल बेसिस सिस्टम को रिकमेंड किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी व्हिच डज मास प्रोडक्शन shall have the following important strategy। बहु उत्पादन करने वाली कंपनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजना अपनाई है। देखिए, जब भी किसी कंपनी मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसको कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, कौन से महत्वपूर्ण योजना फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्टिव असेंबली, इंटरचेंजेबिलिटी, मैसिव मशीनरी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सिलेक्टिव असेंबली मतलब चयनात्मक असेंबली। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब देखो, अपने अंदर ही जो इंटरचेंज होते हैं, आप मतलब आपस में जो इंटरचेंज हो सकता है। ओके, मैसिव मशीनरी तो आपको बहु उत्पादन करने के लिए मशीनरी की संख्या ज़्यादा होना पड़ेगा, बहुत सारा मशीनरी होना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपको बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मास प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। मास प्रोडक्शन मतलब बहु उत्पादन। जब आपको किसी एक चीज बनाने के लिए दिया गया और आपको काफी सारा संख्या में दिया गया, सोचिए एक पेन आपको बनाने के लिए दिया है और अगर आपको 10,000 पीस में बनाने के लिए दिया, सेम पेन, सेम डायमेंशन, सेम सब कुछ, सेम ग्रेड सब कुछ, और इसको 10,000 पीस में बनाने के लिए दिया, तो ये संख्या में ज्यादा में आपको बनाने के लिए दिया, तो ये आपका मास प्रोडक्शन, बहु उत्पादन मतलब एक ही सेम वर्कपीस को हम लोग इतने सारा नंबर उसमें बना रहे हैं। सोचिए, ऐसा कोई भी एक वर्कपीस है, ऐसा कोई भी एक वर्कपीस है, इसको 5,000 पीस में आपको बनाना है, सेम वर्कपीस को 5,000 पीस में बनाना है, तो ये आपके मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए देखिए, आपको तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इनिशियल में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जी फिक्सर आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपको कौन सा योजना फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए।
इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या है कि आपस में अदला बदली हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कोई भी एक बोल्ट है, ठीक है, इसके ये नाट है। सोचिए सिलेक्टिव असेंबली में होता है। सिलेक्टिव असेंबली का सबसे पहले बात करते हैं। मतलब देखिए इस बोल्ट का ये नाट है और इस बोल्ट को सिर्फ इस नाट के लिए बनाया गया है और इस नाट को सिर्फ इस बोल्ट के लिए बनाया गया है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज खो जाता है, कोई भी एक चीज खो जाता है, सोचिए ये आपके खो गया है, नाट खो गया है, तो सेम साइज के सेम ग्रेड के अगर दूसरे कंपनी के अगर हम लोग नाट इसमें फिट करने जाते हैं, सेम साइज का भी है, अगर नाट फिट करने जाते हैं नहीं फिट होगा। तो ये है सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली मतलब देखो इसको इसके लिए सिलेक्ट किया गया और इसको इसके लिए सिलेक्ट किया गया, किसी और चीज से वो नहीं फिट होगा। सोचिए ये आपके गोदरेज कंपनी के हैं और ये आपके टाटा कंपनी के हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली हम लोग जो देखते हैं, हम लोग का घर में कोई भी देखिएगा बोल्ट के अगर नाट खो जाता है तो हम लोग दुकान से नाट खरीद लेते हैं सेम साइज के और फिट हम लोग कर देते हैं। वो होता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली, मतलब उसको हम लोग सिलेक्ट करके वो असेंबली को नहीं बनाते। तो देखिए ये आपके सिलेक्टिव असेंबली मतलब इसके नाट खो गया तो आपको अगर नाट चाहिए फिट करना है तो आपको फिर गोदरेज कंपनी को बोलना पड़ेगा। इसमें जो एक नंबर होते हैं वो नंबर आपको बोलना पड़ेगा, फिर उसी से ऑर्डर करने के बाद गोदरेज कंपनी इसके नाट को फिर दे पाएगा। तो देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो सिलेक्टिव असेंबली अगर आप यूज़ करते हैं तो मास प्रोडक्शन आपके नहीं हो पाएगा, मास प्रोडक्शन आपका रुके रहेगा। ओके, मास प्रोडक्शन में नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है। नॉन सिलेक्टिव असेंबली मतलब देखिए जैसे मैं आपको बोला एक गोदरेज कंपनी के नाट बोल्ट और एक टाटा कंपनी के नाट बोल्ट है। नॉन सिलेक्टिव असेंबली में क्या होता है, देखिए नॉन सिलेक्टिव असेंबली में सोचिए इसके नाट खो गए हैं तो हम लोग इसके सेम साइज के नाट जब भी बाजार से लेके आएंगे तो इसे फिट कर देंगे तो फिट हो जाएगा, मतलब इसके साथ फिट हो जाएगा। ओके, सोचिए इसके बोल्ट खो गए हैं तो सेम साइज का अगर हम लोग बोल्ट लेकर आते हैं तो इससे फिट हो जाएगा, मतलब देखो आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ओके, तो कोई भी नाट मेरा पास है, अगर हमको फिट करना है तो दुकान से कोई भी बोल्ट उसी साइज का लेके आके हम लोग फिट कर सकते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव मतलब ये किसी के लिए सिलेक्ट करके बनाया नहीं गया। ओके, तो ये होता है आपके इसके बीच में कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। नॉन सिलेक्टिव असेंबली में इंटरचेंजेबिलिटी देखो हो रहा है, लेकिन सिलेक्टिव असेंबली में क्या हो रहा है, वो आपकी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होता है। तो मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए। सोचिए मास प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन मतलब क्या, कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नया नया मशीनरी भी खरीदना पड़ेगा, जिग फिक्सर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें इस सिचुएशन में अगर आपके कोई भी मशीन के नाट खो गया है और वो अगर आपके सिलेक्टिव असेंबली होता है तो नाट आपको फिर ऑर्डर करना पड़ेगा गोदरेज से, गोदरेज का कॉल उठाएगा, फिर उसको कब बनाएगा, फिर उसको फिर भेजेगा, उसके बाद आपके मशीन ठीक हो पाएगा। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो सिलेक्टिव असेंबली का कोई जगह ही नहीं होता मास प्रोडक्शन में, ये चीज़ आप याद रखिए। सिलेक्टिव असेंबली इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड होता है, नॉन स्टैंडर्ड, ये भी आप याद रखिए। ओके, और देखिए अब मास प्रोडक्शन करे, कोई भी मशीन के नाट खो गया, आप मार्केट से सेम साइज के नाट लेके आइए, उसमें लगा दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंजेबल हो रहा है कि आपस में अदला बदली हो रहा है। तो हम लोग मार्केट से नाट लाए, फिर लगा दिए, मशीन हमारा रेडी हो गया, तो फिर मशीन प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे होना चाहिए। तो मास प्रोडक्शन में आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो मतलब मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए। और इंटरचेंजेबिलिटी किस असेंबली में होता है, नॉन सिलेक्टिव असेंबली में होता है। और नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है स्टैंडर्ड और सिलेक्टिव असेंबली होता है नॉन स्टैंडर्ड। ओके, तो देखिए जब आपको मास प्रोडक्शन करना है उसमें नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है और उसमें कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब आपस में अदला बदली होना चाहिए। मैं तो आपको नाट से बता रहा हूँ, नाट बोल्ट से बता रहा हूँ, काफ़ी सारा चीज़, कोई भी मशीन का पार्ट से सोचो। नॉर्मली बाइक में देखिएगा, बाइक के मैं आपको नॉर्मली बोल रहा हूँ, सोचिएगा कोई भी क्लच प्लेट है, बजाज का ओरिजिनल क्लच प्लेट भी होता है और डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारा क्लच प्लेट भी आपको मिल जाता है, कम में सस्ते में आपको मिल जाता है। तो आप क्या करते हैं, कोई भी अगर नॉर्मली आपको पुराना बाइक हो गया तो डुप्लीकेट या सस्ते में जो भी आपको क्लच प्लेट मिलता है वो आप चेंज कर लिए।
तो क्या हुआ, बजाज के है लेकिन दूसरे डुप्लीकेट कंपनी, किसी भी कंपनी का देखो उसमें फिट हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली इंटरचेंजेबिलिटी इसमें होता है। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो मास प्रोडक्शन मतलब हमेशा इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए। अब समझ लीजिए, थ्योरी में अगर आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूं तो सोचिए, सॉरी एमसीक्यू में इतना डिटेल में अगर आपको समझा रहा हूं तो थ्योरी में किस तरह से मैं आप लोग को हर एक चीज को कंप्लीट किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द टोटल अमाउंट दैट द फीचर ऑन द एक्चुअल पार्ट इज अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय डायमेंशन। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। एग्जाम में आपको इससे पहले पूछा जाता था द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट इज कॉल्ड। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, आप सब स्टूडेंट जानते हैं। इसका राइट आंसर है टॉलरेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको वो पूछा है कि कोई भी ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया है उससे आप एक्चुअल पार्ट को बनाने के लिए जो कुल जितने डायमेंशन को आप, जितने डायमेंशन तक आप वेरी कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, जो ड्राइंग में डायमेंशन आपको दिया है, मतलब बेसिक साइज जो आपको दिया है, उसी से एक्चुअल पार्ट को बनाने के लिए जितना टोटल डायमेंशन का अमाउंट आप वेरी कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले देख लीजिए, अगर ड्राइंग में आपको डायमेंशन दिया 25 प्लस 0.2 माइनस 0.2। ओके, इसके अपर लिमिट कितना हो जाएगा, इसके अपर लिमिट हो जाएगा 25.2 मिलीमीटर और लोअर लिमिट हो जाएगा 24.8 मिलीमीटर। ओके, आपके टॉलरेंस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 25.2 माइनस 24.8, तो ये आपका मिलीमीटर में है, तो ये आपका 0.4 मिलीमीटर ये आपका आएगा टॉलरेंस। तो देखिए, आपको ड्राइंग में जो डायमेंशन आपको दिया है, जो 25 जो आपको दिया है, ओके, इससे अगर आप एक्चुअल पार्ट को बनाते हैं, मतलब जो एक्चुअल आप पार्ट बना रहे हैं, तो उसके डायमेंशन को आप कुल कितने तक वेरी कर सकते हैं, तो कुल आप 0.4 मिलीमीटर तक आप वेरी कर सकते हैं। 0.4 मिलीमीटर तक आप वेरी कर सकते हैं। कितने तक, क्या, कहां से कहां तक, 25.2 से 24.8 तक आप वेरी कर सकते हैं। ओके, तो इधर आपको बोला टोटल कितने डायमेंशन हम लोग वेरी कर सकते हैं, टोटल 0.4 मिलीमीटर डायमेंशन हम लोग वेरी कर सकते हैं। ये जो आपके जितने टोटल डायमेंशन हम लोग वेरी कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा टॉलरेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी आपको बेसिक साइज दिया है उससे जब आपको एक्चुअल पार्ट बनाना है, मतलब एक्चुअल साइज जो आपको बनाना है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम आप टोटल कितने डायमेंशन वेरी कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करना है, जो भी अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है, तो उसको आपको क्या करना, माइनस करना। तो इतने टोटल जो डायमेंशन है या टोटल जो क्वांटिटी है हम लोग वेरी कर सकते हैं, किसका, एक्चुअल पार्ट का। नॉर्मली देखिए, मैंने आपको क्या बोला, अपर लिमिट उसका 25.2, लोअर लिमिट 24.8, तो हम लोग एक्चुअल पार्ट का डायमेंशन 25.1 भी कर सकते हैं, 25.2 भी कर सकते हैं, 24.9 भी कर सकते हैं, 24.8 भी कर सकते हैं और 25 भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो देखिए, हम लोग टोटल कुल बोल है कितना डायमेंशन को हम लोग वेरी कर सकते हैं एक्चुअल पार्ट के। तो हम लोग जो टॉलरेंस होता है, इसके जो माइनस होड है, जो टॉलरेंस होड है, उतना डायमेंशन को हम लोग वेरी कर सकते हैं एक्चुअल पार्ट का। ठीक है, इसे हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे आपको दिमाग घूम जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। इन होल बेसिस सिस्टम,
होल बेसिक सिस्टम में होता क्या है, होल के साइज सबसे पहले आप परफेक्ट बना के कांस्टेंट कर लीजिए, उसके बाद होल के साइज के अकॉर्डिंग आपको शेफ्ट के साइज को वेरी करना पड़ेगा। ओके, पहले भी मैं आपको बताया हूं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड द साइज ऑफ द शेफ्ट इज वेरीड। मतलब बीवर के आकार को स्थिर और कूपक आकार को परिवर्तित रखा जाता है। हिंदी में आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए, जो होल है, छेद के आकार को सबसे पहले आप परफेक्ट बनाकर कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, और छेद के आकार के अनुसार आपको शेफ्ट के आकार को वेरी करना पड़ेगा, मतलब कम ज़्यादा करना पड़ेगा। और कम ज़्यादा आप किस बेसिस पर करेंगे, किस तरह का आपको फीट चाहिए, उसके अनुसार आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो आंसर है ना, इसमें जो भी लिखा है मतलब वो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द थियोरिटिकली एग्जैक्ट साइज फ्रॉम व्हिच लिमिट्स ऑफ साइज आर डिटरमाइंड। ये वो थियोरिटिकल एग्जैक्ट साइज है जिससे लिमिट्स ऑफ साइज निर्धारित होता है। समझ आया? वो एग्जैक्ट थियोरिटिकल साइज है जिससे लिमिट्स ऑफ साइज निर्धारित होते हैं। सबसे पहले आपको जानना है लिमिट्स ऑफ साइज इज ऑफ 2 टाइप। पहले भी मैं आपको बोला, एक आपका मैक्सिमम लिमिट जिसे हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, और दूसरी है मिनिमम लिमिट जिसे हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। ओके, तो वो कौन सा थियोरिटिकल एग्जैक्ट साइज है जिससे अपर लिमिट और लोअर लिमिट निर्धारित होते हैं? एक्चुअल साइज से अपर लिमिट लोअर लिमिट निर्धारित होते हैं। डायमेंशन साइज से लिमिट्स ऑफ साइज निर्धारित होते हैं। प्रोडक्शन साइज के हिसाब से, मतलब जो आपके वर्कपीस के साइज बन जाता है मैन्युफैक्चर करने के बाद, उस साइज से लिमिट्स ऑफ साइज निर्धारित होते हैं। या बेसिक साइज। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसिक साइज। क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए फिगर में अगर आपको डायमेंशन में दिया है 25 प्लस 0.02 माइनस 0.02, ये अपर लिमिट, अपर डिवीजन है, ये लोअर डिवीजन है। जो बड़ा होगा वो अपर होगा और जो छोटा होगा वो लोअर डिवीजन होगा। ओके, देखिए ये आपका 25 है, तो आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट किससे निर्धारित होते हैं? बेसिक साइज से निर्धारित होते हैं कि वो अपर लिमिट कितना होगा, लोअर लिमिट कितना होगा। अगर आपको अपर लिमिट निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक साइज के साथ आपको अपर डिवीजन को जोड़ना है। आपको अगर लोअर लिमिट निकालने के लिए बोला जाए तो बेसिक साइज के साथ आपको लोअर डिवीजन को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसी को तो हम लोग लिमिट्स ऑफ साइज कहते हैं। तो एक किस पर या किससे निर्धारित होते हैं? बेसिक साइज से निर्धारित होते हैं कि अपर लिमिट का वैल्यू और लोअर लिमिट के वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिक साइज वो थ्योरेटिकल एग्जैक्ट साइज है। थ्योरेटिकल साइज मतलब ये एक्चुअली आपको डायग्राम में दिया जाता है या जो भी आपके ड्राइंग शीट होता है उसमें दिया जाता है, वो आपका थ्योरेटिकल, मतलब वो आपके थ्योरेटिकल है। अब जब बनाने का बाद जो साइज होता है वो आपके एक्चुअल साइज होता है। तो थ्योरेटिकल देखो एग्जैक्ट साइज ये है और इससे लिमिट्स ऑफ साइज निर्धारित होते हैं। समझ आ गया है ना? ओके, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछते हुए देखें, लेकिन आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं वो उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखिए ये होल एंड शेफ्ट कॉम्बिनेशन हैज ये 20H7G6 फीट। देखिए इसमें फिट करने के लिए बोला है होल और शेफ्ट के बीच, और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी दिया है। देखिए होल के लिए बेसिक साइज आपके 20 होगा,
सेफ्ट के लिए भी बेसिक साइज दोनों के लिए सेम होता है। ओके, तो देखिए फॉर H20H7 डिवीजन आर 0 एंड प्लस 21 माइक्रोन एंड फॉर 20GH आपके सेफ्ट के लिए स्मॉल लेटर है इसीलिए 20G6 डिवीजन आर -7 एंड -20 माइक्रोन। फाइंड द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड सेफ्ट। होल और सेफ्ट के बीच मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी होगी। देखिए ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, लंबे प्रोसीजर होता है। एक लंबे प्रोसीजर से अगर आपको मैं दिखा देता हूं तो आप इससे अगर कोई भी सवाल पूछा जाए आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है मैं आपको डिटेल में थोड़ा दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको इधर होल के लिए लिखना है, शॉर्ट में लिखता हूं बेसिक साइज 20 मिलीमीटर। ओके, इधर आपको ये जो दिया है ये 0 और प्लस 21 ये एक्चुअली किसका वैल्यू है, H7 का वैल्यू है। देखिएगा लिमिट फिट टॉलरेंस के चैप्टर के लास्ट में एक चार्ट दिया रहता है, उसमें बेसिक साइज 20 के हिसाब से H7 का वैल्यू देखना यही दिया रहेगा। ओके, तो इसमें देखो इसमें बड़ा कौन है 21 है, तो अपर डिवीजन आपका कितना हो जाएगा 21 माइक्रोन। तो आपको माइक्रोन में कभी नहीं लिखना है, कैलकुलेशन करते रहे, आपको माइक्रोन से मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.021 मिलीमीटर। फिर लोअर डिवीजन देखिए, ये आप 0 से इसको डिवाइड करने के बाद भी आपका 0 रह जाएगा। ओके, और सेफ्ट के लिए आप देखिए, सेफ्ट के लिए ये आपके बेसिक साइज 20, ये देखो जब बेसिक साइज 20 रहेगा तो स्मॉल G6 इसके वैल्यू देखने चार्ट में लिखा रहेगा -7 और -20। इसमें से बड़ा कौन सा है, एक्चुअली माइनस का वैल्यू जिसके कम होगा वो बड़ा है और माइनस में जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो छोटा है। तो देखिए ये एक्चुअली सेफ्ट के अपर डिवीजन और ये लोअर डिवीजन, तो अपर डिवीजन -7 माइक्रोन है, इसे 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा मिलीमीटर करने के लिए, तो -0.007 मिलीमीटर हो जाएगा। लोअर डिवीजन आपका कितना हो जाएगा, -20 को आपको डिवाइड करना है 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा -0.02 मिलीमीटर। 20 भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इतना आपको समझ आ गया है। अब देखिए अब आपको करना है मैक्सिमम साइज। ओके, मैक्सिमम साइज या जिसे आप क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम लिमिट, साइज को तो आप लिमिट कहते हैं। मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या है, बेसिक साइज, तो बेसिक साइज आपका 20 प्लस आपके मैक्सिमम साइज बोला है, मतलब ये आपके अपर लिमिट का बात कर रही है, हाई लिमिट का, तो अपर डिवीजन कितना है प्लस 0.021 मिलीमीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 21.021 मिलीमीटर। ओके, अब देखिए मिनिमम लिमिट, ये आपका कितना हो जाएगा, बेसिक साइज माइनस लोअर डिवीजन, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ओके, सेफ्ट के लिए देख लीजिए मैक्सिमम लिमिट, ये आपका कितना होगा, बेसिक साइज प्लस, एक्चुअली इसको सेकेंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, बेसिक साइज प्लस आपके होता है अपर डिवीजन, तो अपर डिवीजन का वैल्यू -0.007। ओके, तो इधर आपको एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये आप अगर करिएगा तो 20 - 0.007। ओके, तो ये एक्चुअली कितना आएगा 19.993 मिलीमीटर, ये इतना ही आएगा। ओके, और मिनिमम लिमिट ये आपके बेसिक साइज प्लस लोअर डिवीजन हो जाएगा, तो लोअर डिवीजन का वैल्यू -0.020, ये तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमीटर। ओके, छोड़िए, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके कितना आएगा, मैं 20 से कर लेता हूँ कैलकुलेट, ये आपके 0.020
0.089, ओके, और ये आपका 19.980, ओके, 19.980 मिलीमीटर। तो देखिए अब सब आ गया है, होल के मैक्सिमम लिमिट, होल के मिनिमम लिमिट, शेफ्ट के मैक्सिमम लिमिट, शेफ्ट के मिनिमम लिमिट। अब आपको बोला है मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए बोला है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए फॉर्मूला होता है, ये सब आपको थियोरेटिकल जब वीडियो में बताया हूं उसमें आपको सब समझाया था। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला कितना क्या होता है, इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शेफ्ट, ओके। तो इधर होल के मैक्सिमम साइज 21.021 मिलीमीटर माइनस मिनिमम साइज ऑफ शेफ्ट अगर देखते तो 19.980 मिलीमीटर, ओके। तो इधर आपके कितना हो जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 21.021 माइनस 19.980, तो ये आपका 1, इसके बाद 4, इसके बाद 0, इसके बाद 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.041 मिलीमीटर आ गया। देखो ये आपके मैक्सिमम अलाउंस आ गया, और मैक्सिमम अलाउंस इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस इतना आ गया, लेकिन देखिए ऑप्शन में ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपके कितना आ गया 0.041 मिलीमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप देखते हैं ऑप्शन में आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 41 आपको दिख रहा है, तो देखिए हमारा आया है 0.041 मिलीमीटर। इसको अगर हम मिलीमीटर से माइक्रोन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो माइक्रोन में दिया है, तो आपको क्या करना है 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीपल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 41 माइक्रोन आ जाएगा, समझ आएगा। तो 41 माइक्रोन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके, समझ आ गया। तो आपको जब भी कैलकुलेशन करना है सबसे पहले आपको माइक्रोन से मिलीमीटर करना है, ये आप जरूरी है। और आंसर हमेशा माइक्रोन में नहीं रहता, इधर दिया है ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो में पूछा गया क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो माइक्रोन में ऑप्शन रहता है, अगर माइक्रोन में ऑप्शन नहीं है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में आपका 0.041 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कन्वर्शन अगर सीखना है तो इसके लिए आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर देखना पड़ेगा, और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में भी मैं आपको सब कुछ क्लियर किया हूँ, जिसने देखा है और उसके बाद ये सब वीडियो देख रहा है उसको सब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन व्हिच द एक्चुअल साइज इज कंटेंट इज कॉल्ड। एक्चुअली 2 का स्पेलिंग होगा TWO। देखिए एक्चुअल साइज वो साइज होता है जब हम लोग वर्कपीस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो उसके साइज होता है उससे हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं, ओके। देखिए ये एक्चुअल साइज 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज के बीच होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज जिसके अंदर एक्चुअल साइज होते हैं, तो इस 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कोई भी एक आपको ड्राइंग दिया गया है, उसमें अगर आपको दिया 25 प्लस 0.3 माइनस 0.3, ओके। तो 2 एक्सट्रीम परमिसिबल साइज मतलब हम लोग वर्कपीस को कितने रेंज से कितने रेंज तक बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपर लिमिट निकालना पड़ेगा या मैक्सिमम लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 25.3 मिलीमीटर, और ये आपका लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 24.7 मिलीमीटर। तो देखिए ये आपके अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा, और लोअर लिमिट मतलब निचली सीमा। वर्कपीस जब हमको बनाना है, अगर हमको एक्सेप्टेबल साइज में बनाना है, तो इन 2 परमिसिबल साइज के अंदर आपको वर्कपीस को बनाना पड़ेगा। 2 परमिसिबल साइज मतलब एक आपका मैक्सिमम लिमिट और एक आपका मिनिमम लिमिट। इसके बीच अगर आप वर्कपीस को बनाते तो वो
साइज आपके एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाहर अगर चला जाता है तो वो रिजेक्टेड वर्कपीस होगा। तो देखिए वर्कपीस ये जो एक्चुअल साइज है, मतलब मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर वर्कपीस का साइज 25.3 होता है, 25.2 होता है, 25 होता है, इधर एक मिस हो गए, 25.1 भी होता है, या 24.9, 24.8, 24.7। तो देखिए एक्चुअल साइज अगर इनमें से होता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। ओके, क्योंकि देखो एक्चुअल साइज दो परमिसिबल एक्सट्रीम साइज के अंदर हो रहा है। दो परमिसिबल एक्सट्रीम साइज मतलब मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में हो रहा है। देखो वर्कपीस के साइज अगर इतने भी 25.3, उसके ऊपरी सीमा है और उसके निचली सीमा कितने हैं 24.7, इतने तक भी है। मतलब ये सबसे हाईएस्ट मतलब परमिसिबल साइज मतलब क्या कि ये हाईएस्ट साइज है जितने तक हम लोग परमिशन दे सकते हैं या एक्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं। इसी के बीच में हमको एक्चुअल साइज हमेशा बनाना पड़ता है। वो एक्चुअल साइज अगर आप लोग इसी के बीच में बनाते तो वो आपके एक्सेप्टेबल साइज, एक्सेप्टेबल वर्कपीस होता है। ओके, तो देखिए ये आपको समझ आ गया। तो एक्चुअल साइज को हम लोग दो परमिसिबल एक्सट्रीम परमिसिबल साइज के बीच में हम लोग बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहते हैं। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट्स ऑफ साइज कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिमिट्स ऑफ साइज। ठीक है, तो ये जो आपके दो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बोला है ना, तो ये आपका लिमिट्स ऑफ साइज के बीच आपको एक्चुअल वर्कपीस को आपको बनाना होता है, तब जाके वर्कपीस आपके एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ 25 प्लस माइनस 0.05। देखिए 25 प्लस 0.05 माइनस 0.05, तो ये किस टाइप ऑफ टॉलरेंस है? ये आपके बायलैटरल टॉलरेंस है। क्योंकि देखिए ये बेसिक साइज जो होते हैं या जीरो लाइन जो होते हैं उसके ऊपर भी प्लस जो वैल्यू ऊपर भी रहता है और माइनस और नीचे भी रहता है। मतलब बेसिक साइज के दोनों साइड दोनों तरफ ही होता है, इसलिए ये बायलैटरल टॉलरेंस है। जब ऐसा आपको दिया जाता है डायमेंशन और वो सिर्फ बेसिक साइज के एक ही तरफ होता है तो उसे हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसा होता 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो ये आपके प्लस है मतलब बेसिक साइज के ऊपर ही होगा। ओके, या आप देखिए 25 माइनस 0.2 माइनस 0.1, तो देखिए माइनस बोला, दोनों माइनस में बोला, दोनों लिमिट मतलब बेसिक साइज के नीचे होगा। मतलब देखिए ये आपका एक ही साइड में हो रहा है। बेसिक साइज के जब एक ही तरफ होता है उसे हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। ओके, और इसमें देखिए ये जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये देखो ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, बेसिक साइज के दोनों तरफ हो रहा है, इसीलिए ये आपके बायलैटरल टॉलरेंस है। अब देखिए अगर ऐसे पूछा जाए 25 माइनस 0.2 प्लस 0.3, तो ये भी देखिए प्लस वैल्यू ऊपर जाएगा, माइनस वैल्यू आपके बेसिक साइज के नीचे आएगा, तो ये भी आपके बायलैटरल टॉलरेंस है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए 25 प्लस 0.03 और प्लस 0, ये आपका किस टाइप ऑफ टॉलरेंस है? देखिए प्लस 0.03 बोला है मतलब ऊपर आएगा, 0 मतलब ये आपका बेसिक लाइन को बोल रहा है, तो एक्चुअली एक ही तरफ को इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये भी आपके यूनिलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। ओके, देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रिलिंग किस टॉलरेंस का एग्जाम्पल है? तो ड्रिलिंग एक यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। ओके, ये इंटरनेशनल नहीं होगा, ये तो गलत लिखा, इंटेंशनल। ओके, इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड शेप डायमेंशन फॉर एनी टाइप ऑफ फीट इज कॉल्ड। मतलब फीट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्रों आयाम और सफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को क्या कहते हैं? देखिए आपको अगर किसी टाइप ऑफ फीट चाहिए उसके अनुसार
आप जानबूझकर जो आप होल और सेप्ट के बीच में डिफरेंसेस छोड़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको चाहिए क्लियरेंस फिट, आपको दिमाग में है हमें क्लियरेंस फिट करना है, और आप क्या किए, आप होल के साइज को आप बड़ा बनाएंगे, सेप्ट के साइज को आप जो साइज है उसी में बनाएंगे, इसमें भी आपके क्लियरेंस फिट आएगा। या होल के साइज को परफेक्ट बना दिए, सेप्ट के साइज को छोटा कर दिए, तब भी आपके क्लियरेंस फिट होगा। ओके, तो जानबूझकर आप क्या कर रहे हैं? आप गैप दे रहे हैं। आपको इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो आप होल के साइज को परफेक्ट बनाया है, सेप्ट के साइज को बड़ा बनाया, तो आपको इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते, सेप्ट के साइज परफेक्ट बना के होल के साइज को छोटा किए, तब भी आपको इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। तो देखिए, आप जानबूझकर जैसे आपको फिट चाहिए उसके अनुसार करने के लिए आप जब होल और सेप्ट के डायमेंशन में जो आप डिफरेंसेस करते हैं, अंतर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अलाउंस कहते हैं। इंटेंशनल जब भी बोलेगा, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर जो होल और सेप्ट के डायमेंशन में कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अलाउंस। ठीक है, ये हम लोग जानबूझकर करते हैं कि हमें जिस तरह का फिट चाहिए उस हिसाब से हम लोग होल और सेप्ट के डायमेंशन को वेरी करते हैं। ओके, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरफेरेंस फिट? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेरेंस फिट की एक एग्जांपल नहीं है? इंटरफेरेंस फिट टाइट फिट होता है, देखिएगा रेलवे व्हील एंड एक्सेल में इंटरफेरेंस फिट होता है। ओके, इसीलिए एक्सेल से व्हील को निकालने का कोई चांस नहीं होता है। देखिए, श्रिंकेज फिट या श्रिंक फिट ये आपका इंटरफेरेंस फिट होता है। हेवी ड्राइव फिट या ड्राइविंग फिट ये आपके इंटरफेरेंस फिट होता है, दोनों आपके इंटरफेरेंस फिट है। रनिंग फिट आपका क्लियरेंस फिट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट, लूज रनिंग फिट, ये सब क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस का नहीं है। इंटरफेरेंस का और एक एग्जाम्पल होता है एक्सपेंशन फिट, एक्सपेंशन फिट, उसके बाद प्रेस फिट। ये आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ओके, आपको अगर ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल पूछा जाए, ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल होता है, ट्रांजिशन फिट के लिए लिख लीजिए रिंगिंग फिट, WRINGING, रिंगिंग फिट, और पुश फिट मतलब सिर्फ आप हाथ से पुश करके जो फिट करते हैं वो आपके ट्रांजिशन फिट में आता है, और प्रेस करके जब आप फिट करते वो आपके इंटरफेरेंस फिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लियरेंस फिट? निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट का एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण कौन सा होता है मैं आपको बता दिया हूं। स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट, ये तीनों क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल। लेकिन श्रिंकेज फिट किसका एग्जाम्पल है? श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिट्स के बारे में तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस फिट को कैसे किया जाता है, एक्सपेंशन फिट को, श्रिंकेज फिट को, ड्राइविंग फिट को किस तरह से किया जाता है, पुश फिट को, रिंगिंग फिट को किस तरह से किया जाता है, फिट्स के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको थ्योरी क्लास पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन इससे जब डिटेल क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। ओके, तो थ्योरी आप जरूर देखिए। आप अगर MCQ का वीडियो पहले देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत मेहनत करके बनाया हूँ थ्योरी का वीडियो, तो एटलीस्ट आप थ्योरी वीडियो देखिए। ओके, ए होल हुज लोअर डिवीजन इज 0 इज कॉल्ड होल बेसिस। ये एक्चुअली होल बेसिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज कॉल्ड बेसिक होल? देखो इधर एक्चुअली होगा ए होल हुज लोअर डिवीजन इज 0 कॉल्ड बेसिक होल। ओके, मतलब वो होल जिसके लोअर डिवीजन का वैल्यू 0 है उसे हम लोग बेसिक होल कहते हैं। और कैसे होता है वो मैं आपको थ्योरी में बताया, एक बार आप लोग देख लीजिए। इस क्लास में जितना हो सके इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट बेसिक होल?
मतलब इनमें से कौन सा लेटर बेसिक होल को इंडिकेट करता है। तो देखिए कैपिटल एच, होल मतलब ही होता है हमेशा कैपिटल, और बेसिक होल जब पूछेगा तो कैपिटल एच होगा, बेसिक सेप्ट जब पूछेगा तो स्मॉल एच होगा। देखिए आपको अगर ऐसा पूछा जाता है ये सेप्ट हुज अपर डिवीजन इज जीरो, ये सेप्ट हुज अपर डिवीजन इज जीरो इज कॉल्ड, उसे हम लोग बेसिक सेप्ट कहते हैं। ओके, तो बेसिक सेप्ट हम लोग किस लेटर से लिखते हैं, स्मॉल एच से हम लोग लिखते हैं, इसके अपर डिवीजन जीरो होता है। ओके, समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द टू पार्ट where one is inserted to the other with a certain degree of tightness or looseness is now as। देखिए इसमें बोला है दो पार्ट है, एक पार्ट दूसरे पार्ट में जाके फिट होगा, तो इन दो पार्ट के बीच में जो रिलेशन होता है टाइटनेस और लूजनेस के, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि होल और सेप्ट एक्चुअली फिटिंग तो इन दोनों में होता है, या आपको ऐसा पूछा जाएगा दो मेटिंग पार्ट के बीच में टाइटनेस और लूजनेस की जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। दो मेटिंग पार्ट मतलब होल और सेप्ट, तो इन दोनों के फिट के टाइम टाइटनेस और लूजनेस के बीच का संबंध का हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे फिट कहते हैं। जब टाइट होता है इंटरफेरेंस फिट, जब लूज होता है तब क्लियरेंस फिट, जब टाइट भी होता है कभी कभी लूज भी होता है उसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो ऐसे देखिए आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से देखिए पढ़ना है, और ऐसे आपको सेंटेंस घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। इसमें बोला है द रिलेशन बिटवीन टू पार्ट वेयर वन इज इंसर्टेड टू द अदर, दो पार्ट के बीच का संबंध क्या है जहां एक पार्ट दूसरे पार्ट में फिट होता है, और कैसे फिट होता है, सर्टेन डिग्री ऑफ टाइटनेस या लूजनेस के साथ फिट होता है। तो जब भी दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में टाइटनेस और लूजनेस की संबंध होता है उसे हम लोग फिट कहते हैं। फिट आपके थ्री टाइप होता है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश फिट देयर इज ए पॉजिटिव अलाउंस बिटवीन द लार्जेस्ट पॉसिबल सेप्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल। इसमें देखिए बोला है कि वो कौन सा फिट है जिसमें सेप्ट के साइज बड़ा लिया जाता है और होल के साइज छोटा लिया जाता है। देखो सेप्ट के साइज जब आपके बड़ा लिया जा रहा है और होल के साइज अगर छोटा होता है तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ फिट होगा, तो इसमें इंटरफेरेंस फिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यही बोला इन डैश फिट मतलब इन इंटरफेरेंस फिट देयर इज ए पॉजिटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस तब होगा, देखिए लार्जेस्ट पॉसिबल सेप्ट मतलब सेप्ट के मैक्सिमम साइज, और अगर होल के मिनिमम साइज को लिया जाता है, मतलब सेप्ट सबसे जितना बड़ा हो सके और होल सबसे मिनिमम साइज का जितना हो सके अगर हम लोग लेंगे, तो ये सेप्ट इस होल में जाके जाएगा, इसके अंदर ये घुसेगा, तो नहीं घुसेगा तो ये इसका इंटरफेरेंस फिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिट सिस्टम इन व्हिच होल इज कांस्टेंट मेंबर एंड डिफरेंट फिट आर ऑब्टेन बाय वेरिंग द साइज ऑफ द सेप्ट इज कॉल्ड। मतलब लिमिट फिट सिस्टम में होल की साइज को सबसे पहले परफेक्ट बनाकर कांस्टेंट किया जाता है, उसके बाद आपको फीट के अनुसार सेप्ट के साइज को अलग अलग किया जाता है, वेरी किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग होल बेसिस सिस्टम। एक्चुअली जो कांस्टेंट रहेगा वो आपके वो बेसिस सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन टू सेप्ट एट डिजायर्ड एंगल। एक अपशिष्ट कोण के दो सेप्ट के बीच नर्म जोड़ का निर्माण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए
दो शेफ्ट के बीच आपको डिजायर्ड एंगल में जितने भी एंगल है उस एंगल में आपको जब फ्लेक्सिबल फिट करना है तो आपको किस टाइप ऑफ जॉइंट करना पड़ेगा। ओके, देखिए दो शेफ्ट को जब आपको किसी भी एंगल में फ्लेक्सिबल जॉइंट आपको करना है तो इसके लिए आपको कौन सा जॉइंट यूज करना है। चार ऑप्शन है, क्वार्टर जॉइंट, की जॉइंट, नाकेल जॉइंट, नन ऑफ द अबव। तो आपके नाकेल जॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। नाकेल जॉइंट आपके होता कैसा, यूनिवर्सल कपलिंग आप देखे हैं, यूनिवर्सल कपलिंग के जैसा ही होता है। यूनिवर्सल कपलिंग में जैसे क्या होता है, दो शेफ्ट उसमें इंटरसेक्ट होता है, ना तो उसमें शेफ्ट पैरेलल रहता है ना उसमें शेफ्ट स्ट्रेट भी रहता है, लेकिन उसमें एंगल में पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है और दो शेफ्ट को उसमें कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें भी देखिए, इधर सोचिए एक शेफ्ट है और इधर एक शेफ्ट है। ये जब एक्चुअली हम लोग नाकेल जॉइंट को जोड़ेंगे इस नाकेल पिन से, तो इसमें आपके क्या होगा, ये वाला जो शेफ्ट है तो ये आपके इधर भी जा सकता है और ये आपका इधर भी जा सकता है। ओके, तो किसी भी एंगल में ये मूव कर सकते हैं। तो हम लोग को ऐसे दो शेफ्ट के बीच में जब किसी भी एंगल में फ्लेक्सिबल जॉइंट करना है तो उसके लिए नाकेल जॉइंट इज द परफेक्ट ऑप्शन। यूनिवर्सल कपलिंग इसी टाइप ऑफ देखने में होता है, लेकिन देखो यूनिवर्सल कपलिंग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन ए प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स। गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है। 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकती है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल आपको अलाउ कर रहा है कि 100 पार्ट जब आप बना रहे हैं तो उसमें आपके 0.4% आपके ओनली डिफेक्टिव पार्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो जब आपको 500 पार्ट ऑर्डर किया जाता है तो मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव पार्ट क्वालिटी कंट्रोल अलाउ कर सकता है। तो देखिए, इसमें आपको 0.4% बोला है, मतलब देखिए 100 वर्कपीस जब बना रहे हैं तो 0.4 डिफेक्टिव पार्ट्स या डिफेक्टिव वर्कपीस अलाउेबल है। तो एक पार्ट जब आप बनाते हैं तो 0.4/100 और जब 500 पार्ट आप जब बनाते हैं तो इसके लिए ये आपका हो जाएगा 0.4/100 इंटू 500। तो आप देखिए 2, तो जब आप 500 वर्कपीस बना रहे हैं तो उसमें अगर 2 डिफेक्टिव पार्ट होता है तो क्वालिटी कंट्रोल आपको अलाउ करेगा। तो देखिए यही क्वेश्चन आज से मतलब 10 साल पहले भी यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता था, अभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसमें परसेंटेज कुछ भी चेंज किया जाता है और इसमें 500 वर्कपीस की जगह अगर 2000 वर्कपीस आपको बोला जाता है तो आप कर सकते हैं ना, इसी प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आप देखिए 0.4% बोला है, मतलब देखिए 100 के लिए अगर 0.4 होता है तो 500 के लिए कितना होगा वो भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली 0.4 से 500 आप मल्टीपल कर सकते हैं, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डैश द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द shaft इज लार्जर देन द मैक्सिमम अलाउबल डायमीटर ऑफ होल। डैश में छड़ का न्यूनतम शिखर व्यास छिद्रों के अधिकतम शिखर व्यास से बड़ा है। देखिए, इसमें बोला वो कौन सा टाइप ऑफ फिट है जिसमें शेफ्ट के मिनिमम डायमीटर भी या शेफ्ट के मिनिमम साइज भी होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा है। तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ फिट होगा, इसमें इंटरफेरेंस फिट होगा। इसमें इंटरफेरेंस फिट होगा। इसमें बोला है शेफ्ट के मिनिमम साइज भी होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा है, मतलब देखिए शेफ्ट के साइज बड़ा हो रहा है तो ये आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड इन ड्रिलिंग मोस्टली। ड्रिलिंग मशीन में अधिकतर किस प्रकार का टॉलरेंस प्रदान किया जाता है। तो ड्रिलिंग में यूनिलैटरल टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बोला और इसलिए देखिए इसमें बोला है मोस्टली यूनिलैटरल टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड इन ड्रिलिंग एज डायमेंशन इज अलाउड टू वेरी इन वन डायरेक्शन ओनली। बिल्कुल, इसमें यूनिलैटरल टॉलरेंस में एक ही तरफ होता है और होल इज ऑलवेज ओवर साइज नॉट अंडर साइज, मतलब छेद हमेशा ओवर साइज होता है, अंडर साइज नहीं है।
ओके तो देखो हमेशा ओवर साइज की तरफ होता है होल, जब भी होता है अंडर साइज की तरफ नहीं होता, तो एक ही तरफ होता है, इसीलिए होल को हम लोग रखते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ये जो क्वेश्चन सब स्टूडेंट जानते हैं, डैश आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो आकार की अधिकतम सीमा मतलब मैक्सिमम लिमिट माइनस आकार की न्यूनतम सीमा मिनिमम लिमिट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। ओके तो टॉलरेंस सहिष्णुता इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्या फायदा है या बहु उत्पादन के क्या सुविधा होता है। देखिए जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो इनिशियली आपके खर्चा ज़्यादा होता है। सबसे पहले आपको बड़ा बड़ा मशीन खरीदना पड़ता है, स्पेशल पर्पस से मशीन खरीदना पड़ता है, कुछ मतलब सिर्फ वही काम करेगा। स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल मशीन आपको खरीदना होता है, जिग फिक्सर खरीदना होता है, इसीलिए पहले आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना होता है, लेकिन इससे आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। तो इसका सुविधा क्या क्या होता है, देखो कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो। देखो इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो मतलब प्रारंभिक व्यय कम होता है, नहीं शुरुआत में व्यय ज़्यादा होता है, आपको सब खरीदना पड़ता है। जिग एंड फिक्सर आर नॉट नीडेड। देखो ये तो गलत दिया है, जिग फिक्सर मास प्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, ये भी आपके नहीं होगा, ये भी आपके नहीं होगा, तो एक्चुअली राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मास प्रोडक्शन के सुविधाएं होते हैं जब आपके कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसमें कंपनी भी चाहेगा कि थोड़ा सा कंपटीशन किया जाएगा दूसरे जो भी मार्केट में और कंपटीटर्स है उसके साथ थोड़ा कंपटीशन करेगा। तो वो क्या करेगा, वो देखो कॉस्ट भी कम रखेगा, प्राइस भी कम रखेगा, उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए भी खर्चा कम पड़ेगा और टाइम भी उसको कम लगेगा। तो मास प्रोडक्शन के सुविधाएं होते हैं। जब आपको बनाने के लिए कम खर्चा पड़ता है, कम टाइम लगता है, तो कंपनी अगर चाहेगा तो उसको कम प्राइस में बेच भी सकते हैं। ओके तो ये आप मास प्रोडक्शन का एडवांटेज है, सुविधाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में होता क्या है, देखिए टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज स्लाइटली अबव द शाफ्ट, नहीं ये आपके क्लियरेंस फिट में होगा। छिद्रों का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, ये एक्चुअली क्लियरेंस फिट में होता है। टॉलरेंस ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप, देखिए छिद्रों और शाफ्ट के टॉलरेंस जोन ओवरलैप करता है, ये ट्रांजिशन फिट में होता है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन के ऊपर होगा। इसमें देखो टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कंप्लीटली बिलो द शाफ्ट, जो मैं आपको बोला यही उल्टा बोला है कि छिद्रों का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है, मतलब शाफ्ट की टॉलरेंस जोन होल की टॉलरेंस जोन के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब देखिए किसी भी वर्कपीस के मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज से अगर उस कंपोनेंट के बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज से अगर हम लोग बेसिक साइज उसके बेसिक साइज को माइनस करते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब क्या है, ये आपके अपर लिमिट, तो अपर लिमिट से बेसिक साइज को जब भी हम लोग करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा अपर डिवीजन, ये आपके आ जाएगा अपर डिवीजन मतलब ऊपरी विचलन ये आपके आ जाएगा। तो देखिए एक्चुअल विचलन ये तो आपका नहीं होगा, तो ये आपके अपर डिवीजन ऑप्शन नंबर बी देखो राइट आंसर हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, किसी भी वर्कपीस के अगर मिनिमम लिमिट ऑफ साइज से उसके बेसिक साइज को माइनस किया जाए, मतलब मिनिमम लिमिट माइनस उसके बेसिक साइज अगर किया जाता है तो लोअर डिवीजन होगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज ऑफ ए कंपोनेंट,
किसी भी कंपोनेंट के एक्चुअल लिमिट ऑफ साइज से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो वो हमारा आ जाता है एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का। देखिए, इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ साइज देन इट विल बी। देखिए, यदि संघटक को बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो ये क्या होता है, एक्चुअली समझ लो। इसमें बोल रहे हैं जो कंपोनेंट अब बनाकर तैयार किया वो अगर लिमिट्स ऑफ साइज के बीच में होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, जो कंपोनेंट वो बना के तैयार किए उसके साइज होता है एक्चुअल साइज। तो अगर एक्चुअल साइज लिमिट्स ऑफ साइज मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच होता है तो वो हमारा एक्सेप्टेबल साइज होता है। ओके, तो देखिए एक्सेप्टेबल साइज बिल्कुल इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिमिट्स ऑफ साइज मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जब भी आप वर्कपीस को तैयार करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल साइज है। ओके, तो इतना तक आपको आज का क्लास में मैं डिस्कशन किया। टोटल 25 नहीं 26 क्वेश्चन का मैं डिस्कस किया। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा और बाकी जो भी इसके क्वेश्चंस होता है, इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब में आप लोग एटलीस्ट लाइक करिए, और अगर आपको लगता है नहीं हमको अभी टाइम है, नॉट ओनली NCL हमको बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए थ्योरी पढ़ना, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा वो सब में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करना। अभी आपके हाथ में टाइम है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ओके, और जो भी कोर्स के स्टूडेंट है, ऐप के स्टूडेंट है, आप लोग एटलीस्ट वीडियो के लिए आप प्ले स्टोर में फीडबैक दे दीजिएगा। मैं अपने 100% दे के हर एक क्लास टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर अगले वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।